हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2024 और 10 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को किस सशस्त्र बल का महानिदेशक DG नियुक्त किया गया है? इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर राजविंदर सिंह भट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच आर्म्ड फोर्स? फर्स्ट ऑप्शन है BSF, सेकेंड ऑप्शन है CISF, थर्ड ऑप्शन है CRPF या फोर्थ ऑप्शन है ITBP। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को किस सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B, CISF का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार संभाला। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का 31वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले भट्टी बिहार पुलिस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, जहां वे जटिल कानून और व्यवस्था चुनौतियों के प्रबंधन में अपनी रणनीतिक कौशल और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। बिहार कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी भट्टी MPhil डिग्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, प्रमुख फ्रांसीसी कॉस्मेटिक निर्माता लॉरियल पेरिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री किसको अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लीडिंग फ्रेंच कॉस्मेटिक मेकर लॉरियल पेरिस हैज रोब्ड इन बॉलीवुड एक्ट्रेस एज इट्स न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। फर्स्ट ऑप्शन है करीना कपूर, सेकेंड ऑप्शन है कैटरीना कैफ, थर्ड ऑप्शन है सनी लियोनी, फोर्थ ऑप्शन है आलिया भट्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर D, आलिया भट्ट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अग्रणी फ्रांसीसी सौंदर्य प्रशासन निर्माता कंपनी लॉरियल पेरिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके साथ ही भट्ट लॉरियल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडरों की विविध सूची में शामिल हो गई हैं, जिनमें वियोला डेविस, जेन फोंडा, ईवा लोंगोरिया, केंडल जेनर, एली फैनिंग, कैमिला कैबेलो और कई अन्य शामिल हैं। वह सितंबर 2024 से शुरू होने वाले फ्रांसीसी सौंदर्य ब्रांड के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाएंगी। भट्ट लॉरियल पेरिस के मूल्यों का प्रतीक है, जो समावेशिता और सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा विश्व भर की महिलाओं के साथ आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 1940 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से सहित कितने के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है? इन सितंबर 2024 द यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन विथ एन outlay of including the central share of rate 1940 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन है 2217 करोड़,
सेकेंड ऑप्शन है 2517 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 2817 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 3117 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 1940 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से सहित कितने के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2817 करोड़ रुपए की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी, जिसमें 1940 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में की गई है, जैसा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण का कार्यान्वयन तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 के विकास पूर्वानुमान को 6.6% के अपने पिछले अनुमान से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इट्स FY25 ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस एस्टीमेट ऑफ 6.6%। फर्स्ट ऑप्शन है 6.8%, सेकेंड ऑप्शन है 7%, थर्ड ऑप्शन है 7.2% और फोर्थ ऑप्शन है 7.4%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। विश्व बैंक ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 के विकास पूर्वानुमान को 6.6% के अपने पिछले अनुमान से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो कि इसके पिछले अनुमान 6.6% से अधिक है। इसमें कहा गया है कि यह उन्नयन भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर जारी पूंजीगत व्यय, रियल एस्टेट में घरेलू निवेश में वृद्धि, अपेक्षा से बेहतर मानसून और कृषि उत्पादन तथा निजी उपभोग में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अनुमानों के अनुसार भारत का ऋण जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 24 में 83.9% से घटकर वित्त वर्ष 27 तक 82% हो जाने की उम्मीद है, जबकि चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2027 तक जीडीपी के 1% से 1.6% के बीच रहने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में किसने एआई सक्षम डिजिटल भुगतान समाधानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें रिस्क इंसाइट, डिसीजनिंग प्लेटफॉर्म और उन्नत EVOK 3.0 शामिल है, जिन्हें बैंकों और भुगतान एग्रीगेटर्स को अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। In September 2024, launched a range of AI-enabled digital payment solutions, including the Risk Insight Designing Platform and the enhanced EVOK 3.0, designed to help banks and payments aggregators leverage cutting-edge technologies. फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है NPST। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, NPST। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रमुख डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी NPST ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में अत्याधुनिक AI सक्षम डिजिटल भुगतान समाधानों की एक श्रृंखला का अनावरण किया। UPI रेल भारत के फिनटेक क्षेत्र के तेजी से विकास को गति दे रही है। इन समाधानों का उद्देश्य बैंकों और भुगतान एग्रीगेटर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मौजूदा गति से लाभ उठाने में मदद करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है एक्जिम बैंक, सेकेंड ऑप्शन है RBL बैंक, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक या फोर्थ ऑप्शन है फेडरल बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। फेडरल बैंक ने 23 सितंबर 2024 से प्रभावी बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बैंक की 93वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान लिया गया। सुब्रमण्यम फेडरल बैंक में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। इससे पहले उन्होंने 30 अप्रैल 2024 तक कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कॉरपोरेट बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, निजी बैंकिंग और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण व्यवसाय सहित कई प्रमुख विभागों का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के शॉट पुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की शॉट पुट F46 फाइनल में कितने मीटर का शानदार थ्रो करके रजत पदक जीता है? इंडियाज शॉट पुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी क्लिंच्ड दी सिल्वर मेडल इन द मेंस शॉट पुट F46 फाइनल विद आ following थ्रो ऑफ एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स। फर्स्ट ऑप्शन है 14.32 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 15.32 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 16.32 मीटर या फोर्थ ऑप्शन है 17.32 मीटर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16.32 मीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। 2023 और 2024 के विश्व चैंपियन सचिन खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता। खिलाड़ी ने पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में पुरुषों की शॉट पुट F46 में 16.32 मीटर थ्रो फेंका। कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट से पीछे रहे। खिलाड़ी का थ्रो पुरुषों की F46 स्पर्धा में किसी एशियाई द्वारा किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। इस स्पर्धा में कुल 3 भारतीयों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद यासिर और रोहित कुमार पोडियम स्पर्धा में जगह बनाने में असफल रहे। वे 14.21 मीटर और 14.10 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
who has been appointed as MD and CEO of Central Depository Services Limited? फर्स्ट ऑप्शन है नेहाल वोरा, सेकेंड ऑप्शन है सुभाश्री, थर्ड ऑप्शन है मानिक छाबरा, फोर्थ ऑप्शन है KVS मानेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेहाल वोरा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने नेहाल वोरा को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेहाल वोरा का इस नेतृत्वकारी भूमिका में स्थानांतरण CDSL के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, विशेष रूप से इसीलिए क्योंकि कंपनी अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ अपने नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले BSE में मुख्य विनियामक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके वोरा से CDSL को बहुमूल्य अनुभव मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत में डिपॉजिटरी सेवा परिदृश्य को बढ़ाने के इसके मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 SAFF पुरुष U20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? Who has won the 2024 SAFF Men's U20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश या फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 SAFF पुरुष U20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। बांग्लादेश ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 4-1 से हराकर अपनी पहली SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल नेपाल के ललितपुर स्थित ANFA कॉम्प्लेक्स में खेला गया। बंगाल टाइगर्स के नाम से मशहूर बांग्लादेशी टीम ने फाइनल में अपने चौथे प्रयास में आखिरकार खिताब जीत लिया। बांग्लादेशी टीम 2017, 2019 और 2022 के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि अपने चौथे प्रयास में उन्होंने मेजबान देश नेपाल को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस टीम ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट MBSG को 4-3 से हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है? Which team has won its first Durand Cup title defeating champions Mohan Bagan Super Giant 4-3 in a penalty shootout in the final? फर्स्ट ऑप्शन है केरला ब्लास्टर FC, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई सिटी FC, थर्ड ऑप्शन है ईस्ट बंगाल FC, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट को 4-3 से हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 133वें संस्करण का फाइनल विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता पश्चिम बंगाल में खेला गया। डूरंड कप का 133वां संस्करण कोलकाता, कोकराझार,
असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलोंग मेघालय में आयोजित किया गया। जमशेदपुर पहली बार डूरंड कप के मैचों की मेजबानी कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टरों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।